हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. ओके, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट इसमें अपन ने देखा था कि बिकॉज ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट कंपाउंड्स उसके वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अराइज होती है. ओके, हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स इनके बारे में बात किया था. ओके, तो अब उसका रीज़न देखते हैं, व्हाई डू वी एक्चुअली गेट अ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी. और मेजर हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन सेमी कंडक्टर्स, बट विल गोना लुक एट व्हाट कंडक्टिविटी मीन्स एंड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स ये किस तरह से अपनी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं. ओके, तो ये अपन देखने वाले हैं. सो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का, और जो थियरी अपन यूज़ करते हैं उस थियरी का नाम है बैंड थियरी. ओके, सो वी यूज़ बैंड थियरी टू एक्सप्लेन द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ इन कोवेलेंट कंपाउंड्स और सॉलिड्स. ओके, तो ध्यान में रखना, वी गोना ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ क्वांटम थियरी. क्वांटम थियरी की वजह से देर आर एनर्जी लेवल्स दैट आर क्वांटाइज्ड. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन गो इनटू द हायर एनर्जी लेवल एंड दे कैन कम बैक, एंड ये सारी चीज़ें अपने को मालूम है. दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ क्वांटम थियरी. ओके, और ये जो लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स, दे आर क्वांटाइज्ड. ओके, और जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं, व्हेन द एटम्स एक्चुअली फॉर्म्स बॉन्ड, तो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं. ओके, और ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह से बनते हैं और उनकी एनर्जी लेवल्स भी क्वांटाइज्ड होती है. सो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हमने देखा था. और वही कंसेप्ट हम यहाँ पे ला रहे हैं बेसिकली. ओके, क्वांटम थियरी का वही कंसेप्ट यहाँ पे भी देखने वाले हैं. सो यू आर अवेयर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. यहाँ पे अपन सिर्फ टर्म्स अलग यूज़ करने वाले हैं. ओके, सो देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, क्योंकि एटमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन हो रहे हैं, ओके, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं. ओके, और इन पॉसिबिलिटी को ही हम बैंड बोलते हैं. बेसिकली यू गेट अ काइंड लाइक अ बैंड, जिसको अपन थोड़ी देर में देखेंगे. सो ओवरलैप जो है ऑर्बिटल्स का, दैट कैन हैव मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. फॉर एग्जांपल, एस ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद अदर एस, पी एंड डी ऑर्बिटल. तो एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस, पी, डी या और किसी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो सकता है. ओके, सो देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल. तो होता क्या है कि अगर मेटल देखे अपन या कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड अगर देखे, तो उसमें देर आर लॉट ऑफ मेटल एटम्स, इजंट इट. काफ़ी सारे मेटल एटम्स है, और हर मेटल एटम में देर आर ऑर्बिटल्स, राइट, या ऑर्बिट्स जिसको बोलते हैं अपन. मतलब वी डोंट एक्चुअली यूज़ ऑर्बिट एज अ टर्म, वी यूज़ ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल्स है, और उन ऑर्बिटल्स में देर आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, तो व्हाट वी गेट इज़ अ कंटिन्यूअस बैंड ऑफ एनर्जी. ओके, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स हैं और काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, उससे जो परम्यूटेशंस बनेंगे, उससे जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, वो बहुत ज़्यादा रहेगी. सो व्हाट वी गेट इज़ अ कंटिन्यूअस बैंड of energy levels. Okay, so this becomes a continuous band. तो यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं मिल रहे. हमने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते तो दीज आर डिस्क्रीट लेवल्स. ओके, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, बहुत ज़्यादा अगर ओवरलैप हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैंड्स अगर ओवरलैप हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो यू गेट अ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड्स. ओके, सो जो लोअर एनर्जी बैंड्स होते हैं उसको अपन वैलेंस बैंड्स बोलते हैं. ओके, नॉट वैलेंस बॉन्ड, इट्स अ वैलेंस बैंड. मतलब कि दिस इज सिमिलर टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ओके, जो लोअर एनर्जी के रहेंगे उनको अपन वैलेंस बैंड्स बोल रहे हैं. देखो, अपन ऑर्बिटल इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि देयर इज़ नो सिंगल ऑर्बिटल, इट्स अ बैंड ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, इजंट इट. इसलिए अपन उसको बैंड बोल रहे हैं. इसेंशियली इट्स अ बैंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो जो लोअर एनर्जी वाला रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस बॉन्ड. और ये जनरली ऑक्यूपाइड होते हैं. तो वैलेंस बैंड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ओके, और जो हाइयर एनर्जी रहेगी विच इज़ सिमिलर टू एंटी बॉन्डिंग, आई कैन से, उसको बोलेंगे अपन कंडक्टेंस बैंड. ओके, और इसमें जनरली इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नॉट एटलीस्ट नॉट एट ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे इन ग्राउंड स्टेट वो रहेंगे वैलेंस बैंड में. ओके, और कंडक्टेंस बैंड में जनरली इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, या हो सकते थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हो. ओके, तो ये मैं तुमको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ. सो जैसे दो एटम्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको पॉसिबिलिटी मिलेगी इस तरह से, दो ओवरलैप्स मिलेंगे अपने को. तीन अगर हो रहा है, तीन ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो इस तरह से.
4 हो रहे तो इस तरह से, 5 हो रहे तो इस तरह से। यू कैन सी जो गैप्स है वो फिल होते जा रही है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ है, जैसे ये 30 बैंड्स ले रहे हैं अपन, 30 ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप हो रहे तो यू कैन सी ऑलमोस्ट अ बैंड इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, ये कंटिन्यूस बैंड नहीं बना है बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिल हो चुकी है। बट इफ़ यू हैव infinite number of orbitals, okay, because you know there are billions and billions of atoms और उनके orbitals और उनके orbitals overlap हो रहे, तो ultimately हमको क्या मिलेगा, एक continuous band मिलेगा जिसको अपन ये बोल रहे हैं, this is the band, okay। और जो नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको अपन बोलेंगे वैलेंस बैंड। ओके, सो दिस इज योर वैलेंस बैंड। Now this is formed because of the bonding molecular orbitals, okay, उसकी वजह से अपने को बैंड वैलेंस बैंड मिल रहा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और नेक्स्ट होता है ये वाला बैंड, इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड। ओके, दिस इज सिमिलर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, ऐसा अपन इमेजिन करते हैं। सो इसेंशियली अगर तुम देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, इजंट इट। ये हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वैलेंस बैंड, अगर मान लो ये वैलेंस बैंड है, ओके, तो कंडक्टेंस बैंड ओवरलैप हो सकता है। तो आई यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। मान लो कि कंडक्टेंस बैंड, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है, ओके। या फिर ये भी हो सकता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के ऑर्बिटल्स अपन ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो बैंड है दे आर कनेक्टेड। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये अपन वी विल गो विथ 4 पॉसिबिलिटीज़, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बैंड्स ओवरलैप हो रहे, ओके। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जो बैंड है उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ओके। नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्टेंस बैंड, दैट इज हाउ इट इज। एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी वी कैन से कि दो जो बैंड्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये जो गैप आ रहा है इसको अपन फॉरबिडन गैप बोलेंगे, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड बोलेंगे, कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं हो सकते, ओके। इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ हो सकते हैं या तो ऊपर हो सकते हैं। जैसे अपन ने देखा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिससे उनकी जो बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डिक्रीज होता है। ये अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा था। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपन, बट बिकॉज यहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल्स का ओवरलैप देख रहे हैं एक साथ, सो वी गेट अ वैलेंस बैंड एंड अ कंडक्शन बैंड, और उसमें ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है। ये 2 पॉसिबिलिटी को अपन एक मान के चलते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, ठीक है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि दे आर आइदर टचिंग और ओवरलैपिंग, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी, उसमें थोड़ा सा गैप है, ऑलराइट। और थर्ड पॉसिबिलिटी रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा गैप है इन दोनों बैंड्स के बीच में, अंडरस्टूड है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ अपने को मिल रही है। ये जो पॉसिबिलिटी है, ओके, ये जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड जो है वो ओवरलैप हो रहा है या टचिंग हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, हम यही बोल रहे हैं ना, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और कंडक्शन बैंड्स में नहीं रहेंगे। लेकिन ये हो सकता है ना कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाए, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो गैप इन देयर, कोई डिफरेंस ही नहीं है। गैप बोले तो दिस इज बेसिकली लाइक अ एनर्जी बैरियर, ओके। तो जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी, इनके बीच का बैरियर, इसको अपन क्या, यहाँ पे है ही नहीं, देयर इज नो एनर्जी बैरियर। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन ईजिली गो टू द कंडक्शन बैंड, और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आते हैं तो अपने को कंडक्टिविटी मिलती है, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस बैंड में है तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये 2 एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच के इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जनरली इमोबाइल माने जाते हैं, मतलब कि हमको कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो जैसे मैं अगर हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो एटम्स के बीच के, ये कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे, इजंट इट। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आते हैं, मतलब ऊपर वाले लेवल में आते हैं,
तो अपने को कंडक्टिविटी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे फॉर मोबिलिटी। अब कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इफ़ यू रियलाइज कि इलेक्ट्रॉन्स को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, इज़ इट? लेकिन मेटल्स के केस में दैट इज़ नॉट द केस। मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजीली गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और जब ये कंडक्शन बैंड में आते हैं तो यू गेट कंडक्टिविटी। ओके, तो इस तरह से अपन इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट? सो द पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी अपने को कंडक्टिविटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अब ये वाला देखो सिचुएशन, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिकॉज एनर्जी गैप जो है दोनों बैंड के बीच का बहुत ज़्यादा है। इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाए। ओके, तो यहाँ पे जो अपने को मिलेगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत कम रहेगी या फिर बिल्कुल नहीं रहेगी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी तो अपने को मिलती है, राइट? सो मे बी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी देयर, बट जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ निग्लिजिबल, तो उसको अपन निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन अपना बनेगा विथ इंसुलेटर। समझ में आया? तो ये जो गैप आ रहा है, ओके, ये जो गैप आ रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं? फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड। ओके, फॉरबिडन बैंड, ऑलराइट। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो फॉरबिडन बैंड। देयर इज नो फॉरबिडन बैंड यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फॉरबिडन बैंड है और यहाँ पे फॉरबिडन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं हो सकते। मतलब इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल। ओके, इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली, बट ये जो गैप है वहाँ से वो नहीं जा सकते। और ये भी कॉन्सेप्ट जो क्वांटम थियरी है उसी से इमर्ज होता है बेसिकली। इफ़ यू रिमेंबर द क्वांटम थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसमें भी अपन ने यही बोला था। स्टार्टेड विद बोर थियरी से लेके क्वांटम थियरी तक हम यही बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में, दो ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स के बीच में नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे अगर आते हैं तो मेरे को कंडक्टिविटी मिलेगा। नाउ इसी से अपन डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो ये तीनों चीज़ें अपन अभी देखते हैं। मैं तुमको कंडक्शन बैंड दिखाता हूँ, तीनों सब्सटेंसेस के बैंड्स दिखाता हूँ और तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा उसमें। ऑलराइट, कंडक्टर्स को देखो क्या हो रहा है। कंडक्टर्स में यू हैव अ वैलेंस बैंड एंड यू हैव अ कंडक्शन बैंड, ठीक है ना? और दोनों के बीच में देयर इज एब्सोल्युटली नो गैप। ओके, और या फिर ये भी हो सकता है कि दे आर ओवरलैपिंग। ओके, ये भी हो सकता है, तो ये पोर्शन ओवरलैप भी हो सकता है। मतलब देयर इज़ नो गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड अ वैलेंस बैंड। तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बड़े आसानी से जाए। देयर इज एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस फॉर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। रेजिस्टेंस ही नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, और जब ये कंडक्शन बैंड में रहेंगे तो हमको कंडक्टिविटी मिलेगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स क्योंकि देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, इजंट इट? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहने के वजह से इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। हमने देखा इट इज़ 10 to the power 4 से लेके 10 to the power 7 सीमेंस पर मीटर। ओके, या ओम पर मीटर भी लिखते हैं अपन, और पर ओम इज़ बेसिकली सीमेंस। तो 10 to the power 4 से लेके 10 to the power 7 तक अपन कंडक्शन लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, सो यू कैन ईजीली गेट कंडक्टिविटी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा गैप है। इसको फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन बैंड या बैंड गैप जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इतनी एनर्जी हम लोग नहीं दे सकते एट एनी गिवन पॉइंट, इजंट इट? लेकिन थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी हो सकती है बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट इलेक्ट्रॉन कैन बी इन देयर, सम इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर एंड यू कैन हैव सम कंडक्टिविटी, बट दैट कंडक्टिविटी बहुत कम रहेगी क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको अपन बोलेंगे इंसुलेटर। ओके, सो कंडक्टिविटी नहीं के बराबर है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। सो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो बैंड गैप है या फॉरबिडन गैप है दैट इज़ वेरी हाई, इसलिए यहाँ पे हमको कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं मिलेगा।
नाउ द थर्ड टाइप इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का रहेगा. ओके, यहाँ पे यू कैन हैव अ स्मॉल गैप, और छोटी सी गैप रहने के वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ओके, और ये एनर्जी कितना लगेगा डिपेंड करेगा इसका गैप का एनर्जी कितना है. ओके, फॉरबिडन एनर्जी कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. बट इलेक्ट्रॉन्स कैन गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और गैप रहने की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए अपने को कुछ कंडक्टिविटी मिलेगा, और इसी को हम बोल रहे हैं सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी कम होती है लेकिन निग्लिजिबल नहीं होती. ओके, तो यहाँ पे आई होप कि अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, ऑलराइट, थ्रू जंपिंग थ्रू दिस फॉरबिडन गैप. ओके, और उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा दैट विल डिपेंड अपॉन ये गैप कितना बड़ा है. ओके, और वो डिपेंड करेगा कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है. ओके, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, इजंट इट. तो मटेरियल टाइप के ऊपर बैंड गैप डिटरमाइन होगा, और उसकी कंडक्टिविटी कितनी रहेगी ये डिटरमाइन होगा उस मटेरियल से. ओके, आई होप कि दिस इज़ क्लियर. दिस आर कंडक्टर्स, these are semiconductors and these are insulators. okay, ये तुमको फिज़िक्स में भी आएगा, सो डोंट वरी. फिज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में तुम इसको पढ़ोगे. केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ते हैं. ओके, वही अपन ने किया है, और दोनों को अगर तुम मिला के देखो फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो ज़्यादा सेंसिबल ये बन जाता है. ओके, Okay, so now let's look at semiconductors, क्योंकि remember we said our focus point होता है semiconductors. conductors ये तुमको फिज़िक्स में आएंगे, इंसुलेटर्स भी तुमको फिज़िक्स में आएंगे. semiconductors ये दोनों जगह आते हैं. okay, so semiconductors they consist of a small gap between conduction and valence band, जो अपन ने अभी जस्ट देखा, और जो गैप रहेगा वो डिपेंड करेगा उस मटेरियल के ऊपर. सॉरी. ओके, सो ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और ये है फॉरबिडन बैंड. तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे. ओके, और यहाँ से वो कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे. तो कितनी एनर्जी लगेगी वो डिपेंड करेगा इस गैप के ऊपर, और ये गैप डिपेंड करेगा उस एलिमेंट के ऊपर. ठीक है ना. तो अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ टेम्परेचर तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा. ओके, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, एंड दैट इज़ विथ सेमीकंडक्टर्स. ध्यान में रखना. ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है विथ सेमीकंडक्टर्स बढ़ती है एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं जंप करने के लिए. अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस केस में तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा. सो सेमीकंडक्टर्स के लिए ध्यान में रखना, एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं ना, टेम्परेचर जब प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. तो कुछ जो कंपाउंड्स है जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, तुमको याद होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का हार्ट है बेसिकली. इनसे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं. ओके, तो ये जो कंपाउंड्स है इनमें टिपिकली एट नेचुरल स्टेट और नॉर्मल स्टेट इनमें कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है. सो दे आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थोड़ी कंडक्टिविटी होती है. ओके, तो यहाँ पे देखो ये सिलिकॉन का नेटवर्क दिखाया हुआ है. ओके, सिलिकॉन का नेटवर्क, और दीज आर बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स. यू कैन सी सिलिकॉन की वैलेंसी 4 की रहने की वजह से ये तुमको कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये नेटवर्क सॉलिड तुमको दिख रहा है यहाँ पे. ओके, जो ब्लू डॉट्स है दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये एक ही ग्रुप में आते हैं, दोनों के दोनों ग्रुप 14 में है. ग्रुप 14 में है, इनकी वैलेंसी 4 की होती है, और दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है. लेकिन ये जो सेमीकंडक्टिविटी आती है इनकी ये बहुत कम होती है, ये प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं ला सकते इसके. ओके, दिस इज़ वेरी लो. ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी जो होती है इन एलिमेंट्स की दैट इज़ वेरी लो. तो हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते, हमको इसकी जो कंडक्टिविटी है थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इज़न्ट इट. तो यहाँ पे सेमीकंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डोपिंग. डोपिंग से बढ़ाते हैं. ओके, डोपिंग ये वर्ड तुमने स्पोर्ट्स में ज़्यादा सुना होगा. ओके, डोपिंग इज़ बेसिकली ट्राइंग टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस बाय टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ
एनहांसमेंट इंड्यूसिंग ड्रग, ओके, जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं या कोई और ड्रग्स लेते हैं स्पोर्ट्स पीपल टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। मतलब कि हम हमारे बॉडी में किसी तरह का इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं विच इज़ अ ड्रग, इजंट इट, और ये ड्रग लेने के वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, तो इसको हम डोपिंग बोलते हैं। सिमिलर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दीज एलिमेंट्स, ओके, फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं, ओके। तो ये प्योर लैटिस स्ट्रक्चर है बेसिकली सिलिकॉन का, और अगर मैं इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करता हूँ तो मेरी इसकी कंडक्टिविटी जो बढ़ जाएगी, और प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, डोपिंग, ओके। तो डोपिंग से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ऑलराइट। और जितना मैं ज़्यादा डोपिंग करूँगा, मतलब जितना ज़्यादा इम्प्यूरिटी इसमें ऐड करूँगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका बढ़ेगा, इजंट इट। तो वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी बाय एडिंग सम इम्प्यूरिटी, और इसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ कि कितना कंडक्टिविटी मुझे चाहिए, वो हिसाब से मैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, ओके। सो आई कैन कंट्रोल इट। तो दो तरह की इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज़, ओके। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज़ इसमें ऐड करते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनी ये टिपिकल अपना मटेरियल है जिसमें अपन इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं, और इन इम्प्यूरिटीज़ के वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब ये जो इम्प्यूरिटीज़ है ये ऐड करने से क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी मतलब कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, इसमें इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट का, ओके। जैसे कि फॉस्फोरस या आर्सेनिक। देखो मेरा सिलिकॉन का नेटवर्क है और उसमें मैंने फॉस्फोरस की इम्प्यूरिटी ऐड कर दी है या आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी ऐड कर दी है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो फॉस्फोरस या आर्सेनिक ये ग्रुप 15 के एलिमेंट है, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इज इक्वल टू 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। और सिलिकॉन जो है या सिलिकॉन या जर्मेनियम ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब अपन ने फॉस्फोरस की इम्प्यूरिटी ऐड किया या आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी ऐड किया तो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से 4 ही इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बॉन्डिंग में, ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा एंड दैट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन है। काफ़ी सारी इम्प्यूरिटीज़ ऐसी प्रेजेंट रहेगी, ओके। एज कम्पेयर टू द एंटायर नेटवर्क हम बहुत कम इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी फ्यू थाउजेंड ऑफ दीज इम्प्यूरिटीज़। तो अब होगा क्या, यहाँ पे अपन एक ही दिखा रहे, ध्यान में रखना। अब होगा क्या कि जैसे अगर मैंने इसको सर्किट को अगर ज्वाइन किया है, ओके, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा बिकॉज दिस इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा और करंट हम बोलते हैं एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो करंट हम बाय कन्वेंशन बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी मिल रही है बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। इम्प्यूरिटी जब अपन ये ग्रुप 15 की ऐड करते हैं तो उसमें हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं टू गिव अस कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज रहने के वजह से इन सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ध्यान में क्या रखना है, ग्रुप 15 का अगर मैं इम्प्यूरिटी ऐड करता हूँ, ओके, तो मेरे को एन टाइप सेमीकंडक्टर अपने को मिल रहा है, ओके। उसी तरह से वी कैन ऐड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज़। इसमें अपन ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, सो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बोरॉन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया तो ये 3 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 1 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहेगा ही रहेगा सिलिकॉन का। एट द सेम टाइम यहाँ पे गैप रहेगा, दैट इज़ अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, इसको अपन होल बोल रहे हैं, ओके। सो द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मिसिंग
फ्रॉम दैट पोजीशन. सो दैट्स वाई यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ रहेगा. अब क्या होगा जब मैं इसको सर्किट में लगा दूंगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेक्स्ट वाले यहाँ पे जंप करेंगे. अगर यहाँ पे जंप कर रहा है तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा. ओके फिर नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा. ओके तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा. तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन, मतलब करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में दिखेगा मेरे को. सो ये करंट का फ्लो रहेगा. और इस डायरेक्शन में अगर तुम देखो तो होल मूव हो रहा है. ओके द होल इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे इनटू द होल. ओके सो द इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग. सो यू कैन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होगा, तो इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होगा. सो इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तो करंट विल बी इन दैट डायरेक्शन. और होल जो है दैट इज मूविंग इन दैट, क्योंकि होल सरकते जाएगा ना. अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पे, इस तरह से होल इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो होल इज, इट सीम्स लाइक द होल इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट. ओके होल एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है, इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज जंपिंग इनटू द होल. बट इट, अगर अपन देखते हैं उसको तो ऐसा लगेगा कि होल मूव हो रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली इट सीम्स लाइक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहने की वजह से देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज. ऑलराइट, और पॉजिटिव चार्ज रहने के वजह से या असाइन करने के वजह से इट इज़ गोइंग टू बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो ध्यान में क्या रखना है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स अगर एज अ डोपिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं अपन, तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर, अंडरस्टूड है. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ओके टू समराइज दिस, वी हैव सेमीकंडक्टर्स. ये दो टाइप के मिलते हैं अपने को, पी टाइप एंड एन टाइप. ओके पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमको मिलते हैं जब हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स से डोपिंग करते हैं, और एन टाइप हमको मिलते हैं जब ग्रुप 15 के एलिमेंट से डोपिंग करते हैं. ओके और किसको डोप कर रहे हैं हम, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को. तो ग्रुप 14 में हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. तो अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जैसे अगर मैं आर्सेनिक ऐड करता हूँ तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा. तो आर्सेनिक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15 का. 15 का एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, मतलब कौन सा टाइप का मिलेगा, एन टाइप का. ओके एल्यूमिनियम अगर ऐड किया तो मेरे को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ ग्रुप 13 एलिमेंट. तो ये सारी चीज़ें तुमको मालूम रहनी चाहिए. अंडरस्टूड है. सो दिस वाज अबाउट सेमीकंडक्टर. अब हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. Okay, let's talk about magnetic properties of solids. ये simple सा concept है, और again this is going to be in physics also, so nothing to worry about. Okay, लेकिन यहाँ पे अच्छे से कर लो तो फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आएगा. Okay, ध्यान में रखना, every substance has magnetic properties associated with it. ये magnetic properties measurable है, नहीं measurable है, that is something that is a different issue. Okay, लेकिन magnetic properties associated होती ही है. ओके और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स होते हैं, ये स्पिन से इलेक्ट्रॉन्स स्पिन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिजल्ट होती है. ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट. ओके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली दे आर अ टाइनी मैग्नेट, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. अब इलेक्ट्रॉन्स देखो दो तरह के मोशंस दिखाता है, एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन. ऑर्बिटल मोशन में देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन. दूसरा होता है स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स अपने सराउंडिंग में ही रोटेट हो रहा है. दिस इज बेसिकली लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस. ओके तो ये हो गया ऑर्बिटल मोशन, दिस इज अ स्पिन मोशन. तो दोनों के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है. ओके सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इट जनरेट्स बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन अराउंड द एक्सिस. तो इन दोनों मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है.
तो इन मोशंस को हम मैग्नेटिक मोमेंट्स को हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे भी नाम बोलते हैं। ओके, सो यू हैव स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। हम जनरली जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये निग्लिजिबल होता है, इसको हम काउंट नहीं करते। ओके, जो मेजरेबल होता है दैट इज़ यूजुअली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो ये हम इसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन इवन इन दैट केस जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज रिमेंबर इट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन ऑफ द टाइनीएस्ट पार्टिकल, है ना। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है तो बहुत कम होता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। इसको मेजर करते हैं हम बोर मैग्नेटॉन में, इसका यूनिट होता है न्यू बी, ठीक है ना। बोर मैग्नेटॉन में इसमें मेजर करते हैं। वी डोंट एक्चुअली डू एनी कैलकुलेशंस विद इट। फिजिक्स में होते हैं कैलकुलेशंस इसको लेके, बट नॉट इन केमिस्ट्री। ओके, एटलीस्ट नॉट एट दिस पॉइंट। हम थोड़ा बहुत डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है, बट जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑर्बिटल की वजह से जो रिजल्ट होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज़ वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल, तो उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज़ मेजरेबल फॉर अस, और इसको मेजर करते हैं हम यूजिंग बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको 5 तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ये 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो इन पांचों को अपन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, पैरामैग्नेटिक शायद से तुमको अभी तक मतलब मालूम हो चुका होगा, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, इसके बारे में काफ़ी बार अपन ने बात की है। सो I'm sure you know what paramagnetic and diamagnetic is. Okay, फिर भी इसको एक बार डिस्कस करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान में क्या रखना है, दे आर वीकली अट्रैक्टेड, दे आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड। तो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, जो भी एलिमेंट ले रहे, जो भी कंपाउंड ले रहे, उसमें देर आर इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दीज आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्मिंग बॉन्ड्स। ओके, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर बेसिकली नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। तो इनका जो स्पिन रहेगा, ओके, इसमें 2 स्पिन्स अपने को मिलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन, इजंट इट। तो ये जो स्पिन रहेगा इनका दैट इज रैंडमली ओरिएंटेड। ओके, इन absence of any magnetic field। तो इन absence of any magnetic field इनके जो स्पिन्स रहेंगे these are going to be randomly oriented, और इसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपने को मिलेगा that is going to be 0 ये केस में। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड के पास कोई मैग्नेट लेके आता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स है वो ओरिएंट हो जाएंगे, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ कंपाउंड्स, कुछ जो स्पिन्स है दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट, सो मोस्ट ऑफ द स्पिन्स आर इन द सेम डायरेक्शन, देयर आर फ्यू स्पिन्स दैट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो सकता है कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में स्पिन आ गए, या फिर कुछ से एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट है और कुछ उसके अपोजिट है। बट इन एनी केस यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है अपने को, इजंट इट। और उसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी नॉट इक्वल। यहाँ पे कुछ अपने को मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ इट विल रिवर्ट बैक टू इट्स डिसऑर्डर्ड कंडीशन। ओके, तो इसेंशियली हो क्या रहा है कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नो मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे ही मैं मैग्नेट लाता हूँ it is going to get oriented and you get some magnetic moment। मैग्नेट निकाल दिया it will revert back to its original condition। तो इसको अपन टेम्पररी मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। इट्स नॉट अ परमानेंट मैग्नेटिज्म, इट्स अ टेम्पररी मैग्नेटिज्म, और बहुत वीक होता है। ओके, सो एज सुन एज यू रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे विल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, देर आर मेनी कंपाउंड्स that actually have, or many ions that actually have they are paramagnetic। okay, यहाँ पे कंडीशन ये है कि they must have 1 or more unpaired electron, that is a very important condition। okay, they must have at least 1 unpaired electron। अगर unpaired electron नहीं है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलेगा अपने को, तो ये अलाइनमेंट भी नहीं मिलेगा और अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा।
अंडरस्टूड है? सो होता क्या है कि जैसे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनके स्पिन्स तो पेयर्ड है ना, तो इसका स्पिन जो रहेगा वो ये कैंसिल कर रहा है और इसके स्पिन को ये कैंसिल कर रहा है। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसका कोई इनहेरेंट स्पिन रहेगा। लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ओरिएंट रहने के वजह से नेट इफेक्ट इज दैट वी डोंट गेट एनी स्पिन। सो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेट लाया ये अलाइन हो जाएंगे और अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। हमने देखा था ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया था इसका। Alright, similarly you can draw electronic configurations of these elements and you will see they will have at least one unpaired electron and that's why they are paramagnetic. Clear है? जो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं दैट इज डायमैग्नेटिज्म। ओके, जो कंपाउंड दिखाएंगे उनको अपन बोलेंगे डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। These are actually weakly repelled by the magnetic field. Paramagnetic compounds were weakly attracted and diamagnetic compounds are weakly repelled by the magnetic field. They don't have any unpaired electron. यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड है। ऑलराइट, पेयर्ड रहने के वजह से दे डोंट एक्चुअली हैव एनी इनहेरेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके वजह से दे आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। और इसके बीच में अगर कोई इसके पास में मैं अगर कोई मैग्नेट लेके जाता हूँ तो ये कंपाउंड्स रिपेल हो जाएंगे विद द एक्सटर्नल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो पेयरिंग रहने के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स का अपने जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एंड दैट्स व्हाई यू डोंट गेट एनी मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल्स वाटर, NaCl, बेंजीन, बेसिकली एनी कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा कंपाउंड रहेगा डायमैग्नेटिक। क्लियर है? थर्ड इज फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, इनको अपन परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाते हैं ये कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये सारे कंपाउंड्स कैसे है? फेरोमैग्नेटिक है। आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका। ओके, कोबाल्ट भी अपन यूज़ करते हैं, ये भी परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाता है। ऑलराइट, इसमें जो होते हैं वो डोमेन्स होते हैं, मतलब हर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज अ डोमेन। सो दीज आर द डोमेन्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आयंस, मेटल के आयंस होते हैं, ये एक तरह का अपना एक डोमेन बनाते हैं। तो उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका एक डोमेन बनेगा और ये इस तरह से डोमेन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो ये डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये डोमेन का इधर है, ये डोमेन का इधर है, ये डोमेन का इधर है। ओके, सो यहाँ पे ये ध्यान में आ रहा है कि दिस इज बेसिकली लाइक अ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में हर इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सो इनका एक ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स का, इनका एक ग्रुप है, इनका एक ग्रुप है और इनका एक ग्रुप है। अब ये कैसे होता है ये कोई जानता नहीं बेसिकली, बिकॉज यू नो दैट इज़ देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ओके, ये उनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और ये इसी तरह से इनका बिहेव करते हैं। ओके, देयर इज़ नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो ये जो डोमेन्स है, इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो देखेंगे अपन। सो दे आर अगेन रैंडमली ओरिएंटेड, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 0। ओके, बट अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेट लेके आता हूँ इसके पास, तो ये सारे के सारे डोमेन उस मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाएंगे और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ओके, सो इस केस में बोर मैग्नेटॉन इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैग्नेट निकाल भी दूँ तो ये अभी रिवर्स उस कंडीशन में नहीं जाते, ये परमानेंट हो गए, इनके जो डोमेन्स है ये अलाइन हो जाते हैं। ओके, सो ये अपन बोलते हैं मैग्नेटिज्म कॉज कर रहे, इजंट इट। आयरन में इसी तरह से अपन मैग्नेट लगाते हैं। अगर किसी तुम मैग्नेट को कोई आयरन का खिल्ला अगर लगा दो तो उस खिल्ले में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, इजंट इट। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज क्रिएटिंग मैग्नेट्स। ठीक है, ध्यान में रखना, इसमें डोमेन्स बिहेव कर रहे हैं विच इज़ वेरी सिमिलर टू पैरामैग्नेटिज्म। वहाँ पे इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके, सो each domain is basically like a tiny magnet, and in external magnetic field they get aligned with the external magnet. Okay, and you get ferromagnetism. Examples ध्यान में रख लो इसके। The next one is anti-ferromagnetism. Okay, anti-ferromagnetism इसका example होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ओके,
ये भी फेरो मैग्नेट जैसा ही है, वेरी सिमिलर टू फेरो मैग्नेट, ओके। लेकिन इसमें जो डोमेन्स है, इसमें भी डोमेन्स आ रहे हैं, इसमें भी डोमेन्स आ रहे हैं, लेकिन डोमेन्स एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे, ओके। सो यहाँ पे जो डोमेन्स है इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल और अपोजिट रहने के वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आपने को मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, ओके। सो यहाँ पे अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ ज़ीरो। एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म के एग्जांपल्स देखो, कुछ ऑक्साइड्स है, आयरन ऑक्साइड, ये फिराइड्स होते हैं, ओके। MgFe2O4 इसका जो भी केमिकल नाम है, ओके। मैग्नीशियम फिराइड या जिंक फिराइड जो भी होते हैं, तो दीज आर फिराइड्स, ओके। तो ये कंपाउंड्स जो है ये फेरी मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। फेरी मैग्नेटिज्म इज़ सिमिलर टू एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखो फेरो मैग्नेटिज्म में सारे के सारे जो डोमेन्स है, ओके, इन दिस वन सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंटी फेरो मैग्नेटिज्म में दे आर इक्वल एंड अपोजिट, या इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इज ज़ीरो। फेरी मैग्नेटिज्म में दे आर अपोजिट बट नॉट इक्वल, अनइक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने को मिलेगा, ठीक है। फेरी मैग्नेटिज्म में थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगा, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म में नहीं मिलेगा। इवन दो देर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इवन दो देर इज प्रॉपर्टी दैट could result into magnetism, लेकिन इक्वल और अपोजिट रहने के वजह से we don't get any magnetic property। फेरो मैग्नेटिज्म इट्स अ परमानेंट मैग्नेटिज्म, इसमें अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है। डायमैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं, तो इसके वजह से we don't get any magnetic property। और पैरामैग्नेटिज्म इट रिजल्ट्स इनटू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको अपन टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। इट्स वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। So that is about magnetism. I hope you understood, and this is the end of solid state chapter, okay। So in the next one we're gonna start off a different topic, लेकिन अगर इसमें कोई डाउट है तो इसको obviously पूछो। make sure कि सब कुछ तुमको समझ में आया है। this is an important topic because this is one of the 3 states of matter जो अपने सिलेबस में है, that's why it is important। जो फ्लो है टॉपिक का वो ध्यान में रखो कि वी स्टार्ट विद द जनरल डिस्कशन ऑफ सॉलिड, फिर हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिस्कशन करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम देखते हैं कि कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ओके। वी सॉ 7 बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, उसमें से फिर हमको 14 ब्रेविस लैटिसेस मिलते हैं। तो ये सारे जो है बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर्स है। देन वी सॉ आयनिक सॉलिड के डिस्कशन करते हैं, ओके। We saw the structures of some of the ionic solids, ये भी देखा अपन ने। We saw electrical properties and then finally we saw magnetic properties। तो इस तरह का एक फ्लो अगर तुम्हारे ध्यान में है तो ये ज़्यादा तुमको कंडूसिव रहेगा, तुमको ज़्यादा अच्छे से याद आएगा, ओके। I hope you enjoyed this topic। Thank you very much। I will see you in the next one। Bye bye।